हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। इस हफ्ते जो बाज़ार में हुआ वो तो आपने देखा, लेकिन अगले हफ्ते बाज़ार में क्या हो सकता है और वो मैं अब आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो अपनी जो प्रिडिक्शन है वो जो पिछले हफ्ते रही थी वो स्पेशली दो शेयर्स के बारे में थी, एक एचडीएफसी बैंक और एक कोटक बैंक के बारे में। और जो लास्ट सेशन था उसमें मैंने कहा था कि भाई कोटक बैंक जो है हो सकता है 30-40 रुपये का रन न पोर दे दे, और आज देखिएगा उसने तकरीबन 2% का जो है रन अप दे दिया। इसके अलावा हमारी एक और शेयर पे चर्चा हुई थी बैंक निफ्टी में, वो था ये कि भाई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रोविजनल डेटा अच्छे थे, शायद इसमें भी थोड़ी तेज़ी और बन सकती है, और हो सकता है कि अभी भी अगर बाजार यहाँ पे रहे स्टेबल तो शायद और भी बन सकती है। और इसके अलावा हम पिछले 2-2.5-3 महीनों से एक ही बात कर रहे हैं भाई, एचडीएफसी बैंक में जहाँ पर अभी चल रहा है वहाँ से रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ज़्यादा रिस्क नहीं है, रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आप देखिएगा जो चीज़ें अब होंगी इस हफ्ते के दौरान, तो ये हफ्ते में 4 ही वर्किंग डेज हैं, एक ईद की जो है छुट्टी है 11 तारीख की, तो कुल मिलाकर 4 वर्किंग डेज हैं। अब इन 4 वर्किंग डेज के अंदर नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है वो मैं आपको चर्चा में बताऊंगा। तो देखिएगा इस हफ्ते एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी तेजी रही, मेरे पास पर्सनल पोर्टफोलियो में था, हमने प्रॉफिट बुक किया। कोटक महिंद्रा बैंक में हमने ऑप्शन सेल की थी, पुट ऑप्शन सेल की थी, वहाँ पर हमारी तेजी की कॉल थी, और जो अपनी पोजीशंस पर मैं ये कह रहा हूँ अपनी पोजीशंस के लिए, तो वहाँ पर भी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके अलावा जो हमारी ऑप्शंस थी वो हमारी दोनों साइड की रहती हैं, बट अब हमारी जो पोजीशंस है एट प्रेजेंट लेवल, अब हम पोजिशनल बेसिस पर अगले 1.5 से 2 महीने के लिए प्ले कर रहे हैं, और आगे अगले महीनों तक की जो हमारी ऑप्शंस हैं वो सब अब मंदी की तरफ जो है इशारा कर रही हैं। तो हो सकता है आपको लगे कि हमारा बायस्ड व्यू है, लेकिन वो जो व्यू है वो टेक्निकल से ज़्यादा हमारा फंडामेंटल बेसिस पर व्यू ज़्यादा है। तो टेक्निकली भी जब वीक पड़ेंगे तो वो फंडामेंटल के साथ आ जाएंगे। अब ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक अभी शायद कमज़ोर ना हो, और अगर जैसे ही एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक भी कमज़ोर होगी तो निफ्टी बैंक एकदम कमज़ोर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे कॉन्ट्राव्यू अभी भी हमें लगता है कि ठीक है। अब निफ्टी देखिएगा 22,537 पर गया और वहीं पर पूरे दिन भर मंडराता रहा, लेकिन नैरो रेंज में निफ्टी चलता रहा, और नैरो रेंज में इसलिए चलता रहा कि निफ्टी के शेयर्स तो कमज़ोर होते हुए लेकिन बैंक निफ्टी के शेयर मजबूती के साथ खड़े रहे और लास्ट में तेजी हुई। तो फ्राइडे के सेशन में कुछ इस तरीके का माहौल रहा। अब इस हफ्ते के दौरान आपको टीसीएस के रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेंगे, तो उसका रिएक्शन हो सकता है कि आपको इस हफ्ते ना देखने के लिए मिले, उसका रिएक्शन आपको अगले हफ्ते में चला जाए। और यहाँ पर जिस तरीके से निफ्टी के डेली चार्ट को अगर हम देखें तो जो 19,000 से जिस तरीके से रैली हुई, फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, और अब यहाँ पर जो बाज़ार है वो जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन हमें ऐसा लग रहा है कि एक क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम भी एडजस्ट हुए हैं और एक एम टाइप का पैटर्न, यानी कि हमारा जो व्यू है वो पहले वाला ही है। तो हमें लग रहा है कि निफ्टी देखिएगा इस हफ्ते हो सकता है कि साइडवेज रहे, बट हमारा पोजिशनल व्यू अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि निफ्टी में करंट लेवल से भी तकरीबन 1500 पॉइंट के आसपास की कमजोरी होनी है, और वो पॉइंट 1700 पॉइंट तक भी जा सकती है। तो कुल मिलाकर 1500 से 1700 पॉइंट की मंदी हम आने वाले समय के अंदर देखेंगे। वो टुकड़ों में आएगी या एक साथ आएगी, तो उसकी संभावना ये है कि शायद थोड़े टुकड़ों में आएगी। लेकिन अब खैर जब टुकड़ों में आएगी तो जो टुकड़े होंगे उनमें जो सेलिंग आएगी वो पैनिक वाली आएगी, यानी कि जो रिजल्ट्स हैं वो बाज़ार के भाव से ज़्यादा है। लेकिन अब बाज़ार का भाव ज़्यादा क्यों है? बाज़ार का भाव ज़्यादा होने के कारण आपको बताता हूँ। देखिएगा एक ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो ईज़ हो रही है, यानी कि जब यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, तो ऐसी उम्मीद जग रही है कि एक भयंकर यानी कि एक लिक्विडिटी की सुनामी आएगी। लेकिन उस सुनामी के सामने रिटर्न्स कहाँ से जनरेट करोगे आप? लिक्विडिटी तो आ रही है, वो लिक्विडिटी कहाँ जा रही है? आप देखिएगा गोल्ड जो है लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, बिटकॉइन लगभग हाई लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, डाउ जोन्स लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है,
निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं वो लाइफ टाइम वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ऐसी वैल्यूएशंस जो सस्टेन नहीं होती है, उन वैल्यूएशंस पर वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स ट्रेड कर रही हैं। और रीज़न ये है कि लिक्विडिटी ईज हो रही है। बट ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ा रिस्क होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, क्योंकि वो किसी भी अनाप शनाप वैल्यूएशंस पर ऐसे शेयर्स में पैसा डाल देता है कि वो एक मेजर करेक्शन के बाद वो शेयर नहीं चलते हैं। इवन स्मॉल कैप और मिड कैप के भी हम अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में भी देखें तो बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो अब मतलब जो पिछले महीने करेक्शन हुई मार्च में, उस करेक्शन के बाद जब रिवाइवल आया तो वो शेयर्स चले हैं जो पिछले साल नहीं चले थे, बल्कि इस बार वो जो पोर्टफोलियो में वो चल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रा व्यू है, तो यानी कि जो लोग जिन शेयर्स में फंस गए हैं उनसे बाजार निकलने नहीं दे रहा है। तो मेरा यहाँ पे बड़ा सावधानी वाला व्यू है, बड़ा कोशिश व्यू है। नेक्स्ट वीक के अंदर जो है हमें लग रहा है कि एक जबरदस्त तरीके से ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हो जाएगी। अब वो ट्रेंड रिवर्सल जो है हमें इस हफ्ते में देखने के लिए मिलना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि सोमवार का हो सकता है कि एक मिक्स्ड रहे बाजार, सुबह अच्छे खुले पॉजिटिव खुले, लेकिन दोपहर तक या मंगलवार तक आपको एक जो संकेत है वो मिलने शुरू हो जाएंगे और बाजार धीरे धीरे जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाएगा और फिर महीने के अंत तक और इवन नेक्स्ट मंथ तक हम बाजारों के अंदर एक जबरदस्त वोलेटिलिटी देखेंगे। लेकिन अभी भी मेरा जो व्यू है गोल्ड के प्रति, क्योंकि जो लिक्विडिटी आ रही है, जो गोल्ड में जिस तरीके के टेक्निकल पैरामीटर्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है गोल्ड में भी और तेजी जो है बरकरार है। यूएस के बाज़ारों में हो सकता है कि अभी क्योंकि लिक्विडिटी वहीं से आएगी तो अभी वहाँ पर और डिप्लॉय, बिटकॉइन में भी हो सकता है तेज़ी रहे। और देखिएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ और भी होती है कि जो ग्लोबल जीडीपी रेट है, जो ग्लोबल ग्रोथ है, वो कम हो जाता है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन रहती है तो डिमांड भी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। तो जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, तो उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि यूएस के बाज़ारों में जो एग्रीगेट डिमांड है वो रिड्यूस हो जाए और उसका जो इफेक्ट है वो आपको आने वाले 6 से 9 महीनों में देखने के लिए मिले। और मुझे लगता है कि इस साल के अंदर इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट इस साल में जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे लग रहा है अच्छी हो सकती हैं। यानी कि इस ईयर में बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, शेयर्स अच्छे भावों पर मिलने चाहिए और उसकी शुरुआत आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगी। और इस साल में हम बहुत बड़ी रिटर्न्स जो हैं स्टॉक स्पेसिफिकली तो देखिएगा हो सकती हैं, लेकिन इंडेक्स बेसिस पर हमें नहीं लग रही है। HDFC बैंक, ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, ये दो ही शेयर्स देखिएगा हम चर्चा कर रहे थे कि तो जहां अंडर वैल्यूशंस थी वो सब अब फेयर वैल्यूशंस पर आ रही है। और देखिएगा ये बाजार जहां से करेक्ट होते हैं ना, वहां पर एक सबसे खास बात होती है निफ्टी के अंदर, जो मैंने पहले भी ऑब्जर्व किया कि अगर निफ्टी 50 के जो 50 शेयर हैं उनमें से अगर किसी 4 शेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया है, अगर वो 4 शेयर 50 की कैटेगरी में यानी कि 40 से 50 की में, तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे, तो उनका कोई बहुत बड़ा असर होता नहीं है। जैसे आपने देखा UPL बाहर हो गया और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इंडेक्स के अंदर हो गया। तो UPL ने परफॉर्म नहीं किया, फंडामेंटल भी काफ़ी वीक रहे और इंडेक्स से भी उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन जो चुनिंदा मतलब 15-20 कंपनियां अगर वो सारी परफॉर्म नहीं कर रही हैं, अंडर परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो बाजार तब तक नहीं टूटेगा जब तक वो सब फेयर वैल्यूशंस पर ना आ जाए। तो अभी हमें लग रहा है कि भाई HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक थोड़े से स्लाइटली हो सकता है कि अंडर वैल्यूड हो, हालांकि फेयर वैल्यूशंस के आसपास आ रहे हैं वो। तो इस वजह से हमें लग रहा था कि बाजार पहले इनको पिकअप करेगा और पहले हल्की फुल्की तेजी करके फिर एक मंदी बनाएगा। तो लगभग हम उसी दौर के आसपास हैं जहाँ पर कि मोस्टली शेयर्स या तो जबरदस्त तरीके से ओवर वैल्यूड है निफ्टी के या फेयरली वैल्यूड है। तो ये एक प्रॉपर कम्बिनेशन है जहाँ पर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पिछले महीने जो है स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत पिटाई हुई थी, इसलिए एडवांस डिक्लाइन रेशो आपको बड़ी पॉजिटिव देखने के लिए मिल रही है। हालांकि निफ्टी देखिएगा बिल्कुल फ्लैट था, निफ्टी में कुछ नहीं था, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था। लेकिन बैंक निफ्टी के शेयर्स ने जो है दम भर रखा था, तो बैंक निफ्टी ने संभाला और तकरीबन 400 पॉइंट चले, तो जिसकी बदौलत निफ्टी बैंक के शेयर्स ने तो निफ्टी को बचा लिया, लेकिन जो बाकी शेयर्स थे वो भयंकर तरीके से जो है प्रॉफिट बुकिंग का शिकार थे निफ्टी के जो इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी जो हमें लग रहा था कि जो पुराने हाईज हैं वहाँ पर आ गए हैं।
एक डबल टॉप पैटर्न्स जो है बन रहे हैं। अगर हम वीकली चार्ट पर भी हम देखें तो शायद एक आपको एक डबल टॉप पैटर्न मिलेगा। सिमिलर पैटर्न्स आपको डेली चार्ट पे भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हमें लग रहे हैं कि निफ्टी बैंक में भी जो एक करेक्शन आई थी, अब बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो ये मान के चलेंगे कि जी डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा या एम पैटर्न बनेगा। बट मेरा व्यू जो है ऐसा है कि हमें लग रहा है कि लिक्विडिटी बेशक से आएगी, सारी एसेट्स क्लास चल रही हैं, लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो अचानक जो है खड़े बाजार को तोड़ती हुई नजर आएगी। यानी कि आपको अंदेशा भी नहीं होगा कि बाजार इस समय करेक्ट हो सकता है, उस समय करेक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। और मुझे लगता है इस हफ्ते में वो दिन आ सकता है। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI सब तेजी में थे। और ए स्मॉल ये हम चर्चा कर ही चुके हैं आपके साथ। FIs के डेटा 5 अप्रैल के बड़े पॉजिटिव थे। 1659 करोड़ की बाइंग की और 3370 करोड़ की DIs सेलर बन गए। उधर 220 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग थी FIs की और 5100 करोड़ के आसपास FIs के स्टॉक फ्यूचर्स थे। तो स्टॉक फ्यूचर्स और सबको मिला दे FIs के डेटा न्यूट्रल थे। DIs के बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी सेलिंग हमें देखने के लिए मिली। तो जब बाजार बड़े हायर लेवल्स पे आते हैं तो DIs जो है अक्सर माल बेचने के लिए आ जाते हैं। तो अब DIs के एंगल से भी बाजार स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन FIs की ट्रेडिंग पोजीशंस होती हैं तो वो शायद थोड़ी सी तेज़ी खींचने के चक्कर में है। लेकिन कुल मिलाकर एक हम डेटा को अगर भूल जाएं, वैल्यूएशंस को या फंडामेंटल को तरजीह दें तो कभी भी बाजार ब्रेक डाउन दे सकता है। और शायद हम इस साल के, इस कैलेंडर ईयर के लगभग हाई वैल्यूज़ के आसपास खड़े हैं। शायद ये हाइज आपको साल में दोबारा देखने के लिए ना मिले। तो इस हफ्ते में जो हाइज बनेंगे वो मुझे लग रहा है कि शायद रिजल्ट के अगर आउटकम ठीक नहीं हुए तो इस साल के हाइज वो होते हुए आपको नजर आएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई पुट कॉल रेशो क्या, तो पुट कॉल रेशो देखिएगा कोई भी पुट राइटर आ ही नहीं रहा। पुट राइटर बैंक निफ्टी में तो है एक्टिव, लेकिन निफ्टी में नहीं है। तो बैंक निफ्टी में जहाँ पुट राइटर्स हैं तो बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी आपको सोमवार के दिन ही जो है एक नेगेटिव क्लोज दे और ऊपरी लेवल से आपको एक सेलिंग प्रेशर्स देखने के लिए मिले, क्योंकि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद हमें निफ्टी बैंक में है। तो जिस तरीके से जो बड़े प्लेयर्स ने पिछले हफ्ते यानी कि HDFC बैंक में स्पेशली जो माल उठाया हुआ है वो एक प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ट्रेडर्स एक्टिव हो गए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी 307 पॉइंट की तेजी करता हुआ नजर आया। 91 के ऊपर ब्रेंट क्रूड आ रहा है। अब बता रहा हूँ ग्लोबल लिक्विडिटी की वजह से सब चीज़ें आपको महंगी नज़र आ रही हैं। सभी कमोडिटीज़ के अंदर भी देखें 22,500 का लेवल था, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में भी और पुट साइड में लगभग बराबर बना हुआ है। थोड़ा सा स्लाइटली तेजी वाला ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी में देखें तो 48,500 पे आके खड़ा हो गया और पुट राइटर बड़े जो उस तरीके से एक्टिव थे। 91,000 जो ऑप्शंस हैं पुट साइड में वो एक्टिव हुई हैं। इन डेटा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई जो लाइफ टाइम हाई है उनके ऊपर बाजार बंद होगा। बट मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है ऑप्शन चेन से। हालांकि ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो 48,500 पे कॉल साइड भी अच्छी पोजीशंस बनी हुई है नेक टू नेक है, लेकिन जो पुट साइड में एग्रेसिवली पुट राइटिंग हुई है उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई शायद बाजार अब नीचे ना आए। लेकिन हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि बाजार इस तरीके से बहुत बार पुट राइटर्स को भी ट्रैप करता हुआ हमने देखा है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि बाजार इस हफ्ते जो ऊंचाइयाँ बनाना है वो बना लेगा और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए और एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग के लिए बाजार शायद तैयार हो जाए। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।